हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 11 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है, दैट इज अर्निंग द क्राइसिस। इसमें अभी आपको पूरा डेवलपमेंट जहाँ तक आइडिया होगा इस चीज़ का कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को, जो फार्म लॉज को लेकर के एक स्टेलमेट जो चल रहा है, जो इम्पैस चल रहा है, या हम कह सकते हैं गतिरोध जो चल रहा है फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, उसको लेकर के गवर्नमेंट जाना चाहती है कोर्ट में कि वहाँ पर फिर इसका रिव्यू किया जाए। बट फार्मर्स का तो एक ही कहना है कि भाई रिपील करो इन तीनों लॉज को। तो यहाँ पर चीज़ें वही रिपीट की जा रही है आर्टिकल में कि पहले जो जल्दबाजी की गई थी, पहले तो ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर उसके बाद में जब बिल्स लाए गए तो उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, और डिस्कशन के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है उनके अंदर भी वो बिल्स को नहीं भेजा गया। तो वहाँ पर जो डिबेट की कमी हुई ना, उस डिबेट की कमी को कहीं ना कहीं अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है गवर्नमेंट को फ्रंट लाइन में, अभी दिल्ली बॉर्डर पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ वही है, फार्मर्स के प्रोटेस्ट से रिलेटेड रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं है, तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे, दूसरा आर्टिकल जो है वो हम डिस्कस करेंगे वो है टुवर्ड्स रिकॉन्सिलिएशन, जिसमें कतर एक तरफ है और अरब क्वार्टेट एक तरफ है। अरब क्वार्टेट कौन कौन से कंट्रीज़ है ये भी जानेंगे हम, और साथ में क्या डेवलपमेंट रहा है 2017 से लेकर अभी तक, और क्या क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे कतर के साथ में अरब कंट्रीज़ का कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, और अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह क्या है वो भी जानेंगे, और इंडिया का स्टैंड क्या है वो भी देखेंगे। तो एक तो ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम दूसरा आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंडियाज़ न्यू डील मूवमेंट। जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1920s 30s में, तो उस टाइम पे किस तरीके से उस क्राइसिस से बाहर निकली थी वर्ल्ड की इकोनॉमीज, जिसमें यूएसए की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना कर रही थी उस टाइम पे, तो उन्होंने कैसे बाउंस बैक किया था, तो वही सोल्यूशन यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडियन रिकवरी हुई है अभी, जो रिसेंटली देखी गई है, जो एनएसएसओ का डेटा भी आया है जिसमें बताया गया है कि 7.7% से हमारी इकोनॉमी 2020-21 एक फाइनेंशियल ईयर में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसका क्या मायने है, क्या एक्सपेक्टेड था, और क्या यहाँ पर तीन मतलब एक आप कह सकते हो तीन फिनोमेनाज यहाँ पे पिक कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हाँ एनकरेज भी फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी भी है इस रिकवरी के लिए। ठीक है, तो जानेंगे इस आर्टिकल को। अच्छा आर्टिकल है, दो आर्टिकल हो गए। ये वाला आर्टिकल है जिसमें देखो दलित्स के लिए ज़्यादा बताया गया है, और जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उस पर ज़्यादा स्ट्राइक किया गया है। पॉइंट जो मेन है यहाँ पर वो ये कि जब दलित्स के ऊपर कोई मूवी बने, अनटचेबल्स पे अगर कोई मूवी बने, तो उनसे एसोसिएटेड स्टीरियोटाइप को हटाने की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एक मूवी का पोस्टर, उस मूवी पोस्टर में जो दलित है वो एक ब्रूम मतलब एक झाड़ू के साथ में है, झाड़ू पे लिखा हुआ है अनटचेबल अनस्टॉपेबल। तो जो ब्रूम का जो सिंबल दिखाया गया है ना उसमें, तो वो ये राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि इस तरीके के सिंबल्स को दूर करो, ये स्टीरियोटाइप है। अगर आप रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हो तो उनमें आपको ये स्टीरियोटाइप को छोड़ना पड़ेगा। बाकी तो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल, वो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। मेन जो चीज़ थी वो हमने देखी। तो इस तरीके से एडिटोरियल पेज पे दो आर्टिकल हो गए। फिर चलते हैं आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है, दैट इज अमेरिकाज ब्रोकन डेमोक्रेसी। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीधे बताऊंगा क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बट हाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो टू द पॉइंट में बता करके ये आर्टिकल को समराइज करूंगा। राइट, एक बार आप रीडिंग मारना चाहो तो खुद से आपके ऊपर है, बाकी मैं समरी दूंगा। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है कि किस तरीके से एक ओपन क्लासरूम कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि अभी दिल्ली में आप देख पा रहे हो, दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है जो और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो फॉलो कर सकती हैं, और क्यों हमारी गवर्नमेंट अब एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने के ऊपर तुली हुई है, जबकि एग्जाम्पल्स वर्ल्ड में देखो तो गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये आर्टिकल हम देखेंगे आइडिया पेज से। तो इस तरीके से इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल है दैट इज न्यू फार्म लॉज के बारे में ही है, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ भी काम का नहीं है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम, वो है टुवर्ड्स रिकॉन्सिलिएशन। देखो
ये रियल में रिकॉन्सिलिएशन तो नहीं कह सकते, बट कतर और गल्फ अरब कंट्रीज जो हैं, जो नेबर कंट्रीज हैं कतर के आसपास के, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया और इजिप्ट वाला रीजन हो गया, तो ये मिलकर के कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट पे तो पहुंचे हैं कि पिछले 3 सालों से जो एक इंटेंस हॉस्टिलिटी चल रही थी इन कंट्रीज के बीच में, वो एक बार रुके। देखो, इसमें जो बिचौलिए का काम किया है, ठीक है, ये जो पुश जो दिया गया है वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया गया है और साथ में कुवैत, है ना, कुवैत जो एक लोकल कंट्री है उसके द्वारा मीडिएशन किया गया है, जिसमें एक तरफ तो अरब क्वार्टेट है, क्वार्टेट का मतलब हो गया बहरीन, इजिप्ट, सऊदी अरब और यूएई, दूसरी तरफ आप देखोगे तो कतर है। तो इन्होंने, अरब क्वार्टेट ने अपना एक अनसक्सेसफुल ब्लॉकेड लिफ्ट किया है। अनसक्सेसफुल क्यों? क्योंकि कतर को ये आइसोलेट करना चाह रहे थे और 2017 में इन्होंने ये सैंक्शंस भी लगाए थे, ब्लॉकेड भी लगा दिया था कि कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा कतर के साथ में। बट आप देखोगे कतर नहीं रुका, कतर लगातार अपनी प्रिंसिपल्स पे अपने तरीके से आगे बढ़ता रहा। और ये सारा का सारा कहाँ पर हुआ? ये जो रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस है वो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की समिट में। देखो, ये जो एग्रीमेंट है ये अपने आप में रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक रीजन में जो कि जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न एशिया, वहां पर शेयर्ड कमिटमेंट को दिखाता है, सॉलिडेरिटी लाने की बात कर रहा है, तो स्टेबिलिटी को भी फिक्स करने की कोशिश की जाएगी इस एग्रीमेंट के बेसिस पे। अब जो पेसिमिस्ट हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, वो तो ये सोचेंगे कि ये जो एग्रीमेंट है ना, जिसको नॉर्मलाइज करने के लिए बोला जा रहा है कि हाँ अरब क्वार्टेट और कतर के बीच में कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये केवल पेपर्स पे रहेगा, मिसट्रस्ट तो या डिस्ट्रस्ट तो लगातार बना रहेगा। जबकि ऑप्टिमिस्ट हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, उनका ये सोचना है ये अपने आप में एक अच्छी दिशा में पहला कदम है, क्योंकि ये एक डिस्ट्रक्टिव फेज था जो पीछे गया है 2017 से लेकर के अभी तक का इन गल्फ कंट्रीज के बीच में। तो इस तरीके से ये दो चीजें हैं। अब बात ये आ जाती है सॉरी, कि सऊदी पॉलिटिकल गाइडेंस की बात करें और कतर के बीच में ये इतना सारा, जो एक तरीके का आप कह सकते हो कि इतना सारा मिसट्रस्ट कैसे आया या फिर इतना मतलब कॉन्फ्लिक्ट कैसे बढ़ा। तो इसमें पहला पिलर तो है, देखो, ईरान, टर्की, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ में कतर का अलायंस क्रिएट करना। अब दूसरी तरफ आप देखोगे तो आइडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से टर्की और सऊदी अरब या फिर अरेबियन कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट में खड़े हैं, ठीक है। टर्की अब अपने आप को एक, कहता है ना, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान जो है वो शिया डोमिनेटेड है, जबकि ये जो अरब क्वार्टेट है, ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे सुन्नी डोमिनेटेड है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। इजिप्ट की बात की जाए तो मुस्लिम ब्रदरहुड जो कि बिल्कुल इस्लामिज्म को रिफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हो वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो इन किंगडम्स के आइडिया के अगेंस्ट में है। इसके अलावा जो सऊदी अरब का पूरा कवरेज लिया जा रहा था कतर बेस्ड टीवी चैनल जिसका नाम है अल जजीरा, उसकी वजह से भी सऊदी अरब कहीं ना कहीं कंसर्न था कि भाई ये कतर बेस्ड जो न्यूज़ सिस्टम है ना, न्यूज़ चैनल है या मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये कहीं ना कहीं ओपन अप कर रहा है। इसके लिए जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? 2017 में डिप्लोमेटिक टाइज सारे कट ऑफ कर लिए गए थे कतर के साथ में और ब्लॉकेड एनफोर्स कर दिया गया था, ठीक है। और साथ में ये कह दिया था इस अरब क्वार्टेट के द्वारा कि भाई 13 कंडीशन है, इन 13 कंडीशंस को फुलफिल करो। इनमें से एक तो देखो, ईरान के साथ रिलेशन, मुस्लिम ब्रदरहुड, टर्की, इनके साथ रिलेशनशिप खत्म करो, अल जजीरा जैसे न्यूज़ चैनल को आप खत्म करो। ऐसे करके बहुत सारे 13 पॉइंट दिए थे, बट आप देखोगे कुछ भी नहीं किया गया। कतर ने अपने हिसाब से अपने काम पूरे किए, ईरान के साथ में भी अपने डिप्लोमेटिक टाइज बनाए, तो मिलिट्री कोऑपरेशन भी बनाया अपना टर्की के साथ में, और कतर ने सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया। इवन यहाँ तक कि जो डिमांड पुट की गई थी 13 पॉइंट्स की, उनको भी डिस्कार्ड कर दिया। और जो आप देखोगे ब्लॉकेड लगाया गया था, उसकी वजह से तो ज़्यादा सपोर्ट मिला है ईरान और टर्की का कतर को। इसकी देखो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ सकती थी और की हुई है सऊदी अरब और ये इसके साथ में जो 3 कंट्रीज और हैं। तो देखो अभी क्या है पूरा डेवलपमेंट का कारण, एक तो देखो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, तो वो देखो ईरान के साथ में फिर से अपने जो रिलेशन है उसको रिवाइव कर सकता है। दूसरा, अरब क्वार्टेट जो है वो इस चीज़ को अच्छे समझ गए हैं कि गल्फ यूनिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर सर्वाइव करना है प्रॉपर वे में। तो इसके अलावा कतर जो है
वो आप देखोगे वो प्रेशर के साथ में भी लगातार बना रहा है, ऐसा नहीं कि डर गया हो या फिर पीछे बैकफुट पे चला गया हो, लगातार अपने हिसाब से आगे चलता रहा। और जो अरब नेबर्स हैं, जिनके अरब नेबर्स हैं, वहाँ पर भी उनकी परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट को भी अफोर्ड करता रहा। अब बात आ जाती है इंडिया की, तो इंडिया ने देखो जैसे ही ये बायलैटरल रिलेशनशिप में ये जो एक मिठास आने लगी है, ये खटास कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो बिना कोई प्रॉब्लम के इंडिया ने जल्दी से इस चीज़ को वेलकम किया है कि बहुत ही अच्छी बात है, रीजन में ये रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए। गल्फ कंट्रीज अगर बात करें तो इंडियन माइग्रेंट्स को लगभग 8 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स वहाँ पे रहते हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे यहाँ पे रेमिटेंस के तौर पे भेजते हैं। ठीक है, गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें तो इंडियन गुड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर भी है हमारे लिए, वो हाइड्रोकार्बन के, चाहे वो ऑयल हो, क्रूड ऑयल की बात कर लो या फिर आप नेचुरल गैस की बात कर लो, ठीक है, या फिर एथेनॉल की इनकी बात कर लो जो हम ब्लेंडिंग करते हैं पेट्रोल में इनमें। तो कह सकते हैं हम कि इतनी इंटरडिपेंडेंस है तो इस रीजन में शांति तो होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। देखो इस रीजन में अगर इंस्टेबिलिटी रहती है तो डेंजर हमेशा दिल्ली के लिए बना रहता है, और ये जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है अभी अरब गल्फ में, ये बहुत ही अच्छा एक साइन है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज न्यू डील मोमेंट। यह आर्टिकल लिखा है साजिद चिन्नॉय ने। देखो इंडियन इकोनॉमिक रिकवरी की अगर बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है 3 डिस्टिंक्ट फोर्सेस की, उनको हमें समझने की जरूरत है। पहला फोर्स क्या है, देखो इंडिया ने अपनी तरफ से कोविड-19 के स्प्रेड और दूसरी तरफ मोबिलिटी, जो आप मूव करते हो, इनके बीच में जो एक कोरिलेशन था ना, मतलब एक एंटी कोरिलेशन बोल सकते हैं कि वायरस स्प्रेड ज़्यादा हो गया तो मोबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। हमारे यहाँ पर मोबिलिटी इंक्रीज भी हुई है और वायरस स्प्रेड भी कम हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना, ये सक्सेसफुल स्टोरी शो करता है। जबकि आप डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखोगे ना, वहाँ पर ये केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर डेवलपिंग कंट्रीज की हम अगर इंडिया की पर्टिकुलर बात करें, सितंबर के बाद से लगभग 80% केसेस की कमी आ गई है इंडिया में, जो कोविड-19 के केसेस आ रहे थे। और डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में ये मैग्नीट्यूड देखें तो हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया कि हमारी जो मूवमेंट एक्टिविटीज़ थी, मोबिलिटी एक्टिविटीज़ थी, वो प्री कोविड एक्टिविटी लेवल तक लगभग 95% तक तो अक्टूबर मंथ में ही अप्रोच कर चुकी थी। कहने का मतलब केसेस भी कम और मोबिलिटी भी इंक्रीज हुई, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक रीग्रोथ को हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। जो नेशनल सैंपल सर्वे एनएसओ ने जो अपना डेटा डिक्लेयर किया है, जो कि 7.7% कॉन्ट्रैक्शन दिया है, तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि साल जब खत्म होगा ना, ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को, तब तक केवल कॉन्ट्रैक्शन 6.5% तक रह जाएगा। तो आप कह सकते हो कि कितना सही परफॉर्म कर रही है इंडियन इकोनॉमी। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, हम लगातार इस चीज़ के लिए बड़े आशावान है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, कि जो भी एक्सपेक्टेड रिकवरी है, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू है। बट प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हमारे यहाँ पर इसमें थोड़ी सी एक कह सकते हो कि हाँ कॉन्फ्रंटिंग इफेक्ट है। ठीक है, जुक्सटापोज्ड, दैट मीन्स एक कॉन्फ्रंटिंग आइडिया आ रहा है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट दो कॉन्ट्रास्टिंग इश्यू होता है ना, उस तरीके से। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर रिकवरी, बट प्रॉब्लम है कि लेबर मार्केट में कहीं ना कहीं क्राइसिस अभी भी है। वो कैसे, यहां पर राइटर एक कोट कर रहे हैं रिपोर्ट को, CMIE की लेबर मार्केट सर्वे के हिसाब से अगर देखें तो आज मार्केट में लेबर्स के नंबर को टोटल अगर देखें प्री पैंडेमिक से, तो 18 मिलियन लोगों को कम रोजगार मिला हुआ है। समझे, कम मतलब 18 मिलियन लोग अभी रोजगार से बाहर हैं। अगर कंपेयर करें प्री पैंडेमिक, तो लगभग 5% लोग जो हैं, टोटल एम्प्लॉयड लोगों में से 5% लोग जॉब खो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें, सितंबर तक आप देखोगे वीक थी, बट उसके बाद में इकोनॉमी जैसे थोड़ी प्रोग्रेसिवली परफॉर्म कर रही है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिकवरी भी दिख रहा है। PMI के जो हमने डेटा देखे, सर्वेज देखे, उसमें भी अगर हम देखें तो अभी भी जो लो पेड, जो लो वेजेस बेस्ड जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वहाँ पर कमी आ रही है। नरेगा में अभी भी आप देखोगे जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे 50% ज़्यादा डिमांड की जा रही है नरेगा में रोजगार के लिए। तो नरेगा तो क्या है, एक तरीके से सप्लीमेंट करने का काम ही तो करता है बेरोजगारी को। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राइसिस है।
ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे जो मिडिल टर्म या देखो रिकवरी नियर टर्म में तो हमें रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि राइटर ने बोला कि 6.5% से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। बट आप मिड टर्म में अगर बात करो तो तब हमें इस लेबर क्राइसिस को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम ध्यान दें तो ब्लू कॉलर वर्कर्स, जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं ना, उनके सामने ज़्यादा क्राइसिस है एज कंपेयर टू वाइट कॉलर वर्कर्स। वाइट कॉलर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ऑफिस डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, उनको इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा तीसरा जो फिनोमेना है वो ये कि जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने इस क्राइसिस का बड़ा फायदा उठाया, क्योंकि छोटी कंपनियां हो गई बंद और उनके स्पेस को कैप्चर कर लिया गया लार्ज कंपनीज के द्वारा। कहने का मतलब जो इनफॉर्मल एसएमईज फॉर्म हुआ करती थी वो हो गई बंद। और आज आप देखो बड़ी कंपनियां जो हैं जिनका सेंसेक्स या निफ्टी अर्निंग देखो आप कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, सेंसेक्स तो हाईएस्ट लेवल तक गेन कर चुका है। तो वो चीज़ें किसकी कॉस्ट पे हो रही है? जो लोअर फर्म्स है, जो स्मॉल फर्म्स हैं। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। तो आप देख सकते हो एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा जा रहा है हमारी इकोनॉमी की रिकवरी में। इसके लिए ये बात तो ठीक है कि फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, लोग फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा घुस रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पर अभी भी फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट का ज़्यादा परसेंटेज कवर किया जा रहा है बड़ी कंपनियों के द्वारा। तो वही बात है, फिर तो वो अपने हिसाब से ही प्राइसिंग फिक्स करने लग जाएंगी, अपने हिसाब से सारा करने लग जाएंगी। आज गूगल में क्यों भाई, गूगल के एम्प्लॉयज़ गूगल के अगेंस्ट में क्यों गए? इसकी वजह क्या थी? वो वजह थी कि ये कुछ कंपनियों की डोमिनेंस हो गई और उन्होंने अपनी मनमानी करनी शुरू की। टाइम पे वेजेस ना देना, टाइम पे जो सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए वो नहीं होना, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं ये दादागिरी करती, क्योंकि उनके अलावा गूगल के अलावा कोई बड़ा ऑप्शन किसी को दिखाई ना दे तो गूगल तो अपनी मनमानी करेगा ना। तो वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज अगर हमारी रिकवरी को देखें तो हमारी के शेप्ड रिकवरी है। अब के शेप्ड रिकवरी को मैं यहाँ पे आपको ग्राफ में बड़ा इजीली बताता हूँ। मान लो कि हमारी इकोनॉमी जो है वो फॉल कर रही है, ज़बरदस्त तरीके से फॉल कर रही है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, यूँ फॉल कर रही है। बट आपको पता है कि कुछ सेक्टर जो हैं वो तो रिकवर कर गए और कुछ सेक्टर जो हैं वो अभी भी डाउनफॉल जा रहे हैं। तो यहाँ से आप देखोगे, इस लाइन को मैं डिवाइड करूँ तो ये के बना कि नहीं? तो कहने का मतलब इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है कि कुछ सेक्टर तो ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं जबकि कुछ सेक्टर जो है वो अभी भी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, डाउनफॉल है उनमें। ठीक है, इस तरीके की रिकवरी, अब इसकी वजह से ओवरऑल हमारी इकोनॉमी है वो रिकवर कर रही है, इसलिए इसको बोल दिया गया के शेप्ड रिकवरी। इसका मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है इसमें। जो अगर हमारे पूरे सिस्टम को अगर एक पिरामिड के तौर पे डाले तो पिरामिड के टॉप पे जो लार्ज या फिर हाई अर्निंग जो फैमिलीज हैं उनकी अगर बात करें तो उन्होंने देखो अपनी लाइफ को फ्यूचर में बचाने के लिए क्या कर लिया, सेविंग रेट्स बढ़ा ली। लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने इस तरीके से प्रोटेक्शन किया अपना खुद का, एक तरीके से आप फ्यूल टैंक भरते हो ना कि फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, जबकि बॉटम हाउस होल्ड की जॉब्स हाथ से निकल गई, इनकम क्राइसिस बिल्कुल सामना करना पड़ रहा है। इसका एक और हमें एग्जाम्पल मिलता है कि पैसेंजर व्हीकल्स, ठीक है, जो कि ज़्यादा पैसे में निकलते हैं, वो तो देखो ज़्यादा इनमें तो ग्रोथ देखी जा रही है 4% की, जबकि टू व्हीलर व्हीकल्स जो कि लोअर क्लास के लोग खरीदते हैं अपनी खुद की ज़िंदगी को इजी गोइंग बनाने के लिए या फिर अपने काम में लेने के लिए, वो 15% से डी ग्रोथ देखी गई है। तो ये चीज़ भी शो कर रही है कि हमारी इकोनॉमी में जो अपर क्लास है उनके हाथ में तो पैसा है और लोअर क्लास के हाथ में पैसा नहीं है। तो इसके क्या मैक्रो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं या इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया लेवल पे क्या हो सकते हैं? देखो, टॉप 10% इंडियन हाउस होल्ड्स है ना, वो लगभग 25 से 30% कंजम्पशन को ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब 100 रुपए का अगर कंजम्पशन इंडिया में होता है तो जो ज़्यादा पैसे वाले 10 लोग हैं ना वो 25 से 30 रुपए का खर्चा करते हैं। बाकी बचा हुआ 75 से, या आप देख सकते हो 70 से 75% का जो कंजम्पशन है वो आता है लोअर जो क्लास है उनसे। बट वहाँ पर डिमांड जो है वो है पेंट अप। ठीक है, अगर आप देखो जो अपर क्लास है, जो अपर क्लास मतलब हाई इनकम हाउस होल्ड्स हैं, उनकी अगर डिमांड अगर बढ़ती है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक तरीके से इसको बोला जा रहा है शुगर रश। शुगर रश का मतलब हो गया कि अचानक से डिमांड बढ़ना।
तो वो तो ठीक है, वो अपर इनकम हाउस होल्ड के लिए कहीं ना कहीं है, उनके पास में हायर सेविंग्स थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम देखें ये शुगर रश दिखाई दे रहा है, तो जबकि लोअर क्लास जो कि ज़्यादा डिमांड कर सकती है वहाँ पर जॉब लॉस हो रही है, वेजेस कट हो रहे हैं, इस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो इकोनॉमी के लिए हमने एक बार पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें ये क्लियर बताया गया था कि जो ये रिकवरी दिखा रही है ना कंपनीज, उसकी वजह क्या है, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया और अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा कर लिया, इस वजह से ये कंपनियां ग्रोथ रजिस्टर कर रही हैं। तो वो चीज़ भी इनइक्वालिटी दिखा रही है। इसके अलावा कोविड-19 ने देखो इनकम ट्रांसफ़र को भी देखे ना, वो भी कहीं ना कहीं गरीबों से तो पैसा खींचा गया है और अमीर अमीर बनता चला जा रहा है। तो इससे भी इनइक्वालिटी चलती जा रही है। कहने का मतलब गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। कोविड-19 का अगर और असर देखा जाए तो आप देखोगे कंपटीशन को बड़ा कम कर दिया गया है। जहां पर छोटी छोटी फर्म्स थी वो अपने हिसाब से सरवाइव कर रही थी और फाइट कर रही थी बड़ी ब्रांड्स के साथ में, आज वो छोटी फर्म्स कोलैप्स कर गई हैं। तो एक तरीके से कंपटीशन खत्म हो गया। कहने का मतलब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम या फिर जो अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटीज है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये देखो हमारी इकोनॉमी में आगे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो प्रोडक्टिविटी को भी हर्ट करेगा और पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट बन के रहेगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब कि गवर्नमेंट अगर कुछ पैसा खर्च करना चाहे तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। देखो पॉलिसी की अगर बात की जाए, जो भी योजना बनाई जाती है, तो हमें ये बनाने के लिए अब जो सरकार अगर कुछ भी बनाए तो कुछ क्वार्टर्स से लंबा सोचने की ज़रूरत है। हमें एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है कि क्या हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टांस होनी चाहिए आने वाले टाइम पे, क्योंकि अभी शुगर रश किसके ऊपर है, केवल और केवल जो अपर क्लास है उनके पास में और किसी का नहीं है, जबकि लोअर क्लास है वो अभी भी क्राइसिस का सामना कर रही है। देखो प्राइवेट सेक्टर को भी हमें कहीं ना कहीं एनकरेज करने की ज़रूरत है जिससे कि वो री इन्वेस्ट करे, री हायर करे, जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करे, तब जाकर के हम एक वर्चुअस पाथ पे, एक अच्छे रास्ते पे बढ़ पाएंगे। देखो लेबर मार्केट की हिस्टेरिसिस जो है ना, ये स्टैग्नेशन जिसको हम बोल सकते हैं, इसको अगर हमें रोकना है तो देखो जो मैन्युफैक्चरिंग यूटिलाइजेशन है ना, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैन्युफैक्चरिंग का आप देखोगे ना कितनी यूटिलिटी है, प्री कोविड एरा से 70% कम चल रही है, केवल 30% यूटिलाइजेशन ही हो पा रहा है। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करने की ज़रूरत है। देखो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि हमें कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ रजिस्टर हो रही है, जैसे कि इकोनॉमी पेज पे हमने देखा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 3 से 4% की ट्रैक पे आने वाली है, तो उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। ओके, दूसरा वैक्सीनेशन भी वर्ल्ड थ्रू आउट देखा जा रहा है, बहुत मिल रहा है। अमेरिका में जैसे हमने देखा कि जॉर्जिया इंड्यूस्ड ब्लू वेव जो है, ब्लू वेव का मतलब वहां पर इकोनॉमी में फिस्कल स्टिमुलस डाला गया है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, तो उससे भी बोला बहुत डिमांड बनेगी। पर क्या वाकई में ये सब कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करा पाएगा? देखो इसके लिए हमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। और यहां पर फिर राइटर दे रहे हैं सजेशन सीधा का सीधा बजट के लिए। देखो कमिंग बजट है, उस पर हमें न्यू डील मोमेंट पे ध्यान देने की जरूरत है। देखो जब जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद में न्यू डील आई थी जिसमें बहुत मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट किए गए थे, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिए गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की गई थी। वहीं से यूएसए में, ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, ये चीज इसी से हमें इंडिया को भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। प्रिवेलिंग डिमांड अनसर्टेनिटीज को हमें फिक्स करने की जरूरत है। बजट एक अपॉर्चुनिटी देता है सेंटर को कि किस तरीके से इस मोमेंट का फायदा उठाया जा सके। ठीक है, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी साथ में लेने की जरूरत है और ज़्यादा ध्यान किस पे दो, एक तो लार्ज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन। इसके बारे में हमने एक आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टिमुलस जो दिया जाएगा ना, वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो बेशक वो डिमांड तो करेंगी, और इसी से कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर है वो भी एनकरेज्ड फील करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर को भी आप क्राउड इन कर पाओगे, जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक जो पूरी कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी कहीं ना कहीं रीस्टोर हो पाएगी। और जॉब क्रिएशन आप देखोगे या फिर हेल्थ और एजुकेशन अगर अच्छी होती है ना किसी भी कंट्री में, तो आप देख सकते हो इनइक्वालिटीज़ भी धीरे धीरे कम होना
शुरू हो जाती है। अब बात ये आ जाती है कि फिनांस कहाँ से आएगा, क्योंकि आप कर रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर को क्राउड इन करो। तो इसके लिए पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो, स्ट्रेटेजिक सेल करो या फिर लैंड या इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करो, जिससे कि गवर्नमेंट के पास में पैसा आए और लोगों का पैसा यहाँ पे आप लगाओ, फिर उस पैसे को आप एक फिस्कल स्टिमुलस के तौर पे बजट के थ्रू आप इन्फ्यूज करो हमारी इकोनॉमी में। बट अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे फिस्कल डेफिसिट जो है वो 11% ऑफ जीडीपी तक ऑलमोस्ट पहुंच गया है। तो नियर टर्म में ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा मुश्किल है, बट पॉइंट यहां पर यही आ जाता है, इसके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कोई बनता नहीं है। तो पहला तो ये काम करो, पहला कदम तो क्या, स्ट्रेटेजिक सेल, डिसइन्वेस्टमेंट, इनसे पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करे और फिर उसके बाद में फिस्कल स्टिमुलस दे। फिर उसके बाद में जैसे ही एक्सपेंशनरी फिस्कल इंपल्स मिलेगी तो उसके बाद में आप रेवेन्यू पे ध्यान दो, टैक्स कलेक्शन करो, फी कलेक्शन करो, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, उसके हिसाब से फिर आप अपनी एक्टिविटीज को करते रहो। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हेडलाइन फिस्कल डेफिसिट जो कि 11% के लगभग यहां पे बताई जा रही है वो डाउन की जा सकती है, क्योंकि डेफिसिट इज ऑल अबाउट व्हाट, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप। तो एक्सपेंडिचर तो आप पहले एक बार बढ़ाओ, क्योंकि आपको एक इकोनॉमी को किक स्टार्ट देने की जरूरत है। फिर किक स्टार्ट मिल जाए तो फिर रेवेन्यू इंक्रीज कर लो, फिर उनके बीच का जो गैप है उसको मैनेज कर लो। इस तरीके से हेडलाइन डेफिसिट जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। देखो, इंडियन हमारी इकोनॉमी की बात करें तो रीबाउंड हो रही है अनएक्सपेक्टेड वे में, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा, बट हमारी रिकवरी जो है वह के शेप्ड है, इनइक्वालिटीज ज़्यादा है, इन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हमें लॉन्ग टर्म में वाकई में ग्रोथ, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल, अमेरिकाज ब्रोकन डेमोक्रेसी। ठीक है, पीटर रोनाल्ड डिसूजा, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। इसमें देखो आर्टिकल में मोटी मोटी चीजें बताई जा रही है कि अमेरिका में ये जो यूएस कैपिटल पे थाउजेंड्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर्स ने जो अटैक किया वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा दब्बा है, बहुत बड़ा सवाल या निशान है। तो बोले यहाँ पर क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से अमेरिका डेमोक्रेसी जो है वो इतना परेशानियों का सामना कर रही है। तो यहाँ पर 5 डिसऑर्डर्स बता रहे हैं, उन पांचों डिसऑर्डर को मैं आपको सीधा टू द पॉइंट बताऊंगा। पहला डिसऑर्डर यहाँ पे बताया जा रहा है, दैट इज जो कल्चर थी बाई पार्टीशनशिप की, कि कहीं पर भी एक इनइक्वालिटीज को प्रमोट नहीं किया जाए। अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है ना वो कहीं ना कहीं कंसेंसस बेस्ड होती है, ठीक है, सबको साथ में लेकर के काम करना वो, और साथ में जो कंपटीशन की भावना होती है वो, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई दे रही है। कहने का मतलब जो प्रैक्टिकली पॉलिटिकल इश्यूज रहते थे ना अमेरिका में वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गए। तो नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया, ब्रेक डाउन इन कल्चर ऑफ बाईपार्टीशनशिप। दूसरी वजह यहां पर बताई जा रही है कि जो लीडरशिप आई है ना प्रीवियसली, वो लीडरशिप ऐसी आई है जो प्लेबिसिटरी थी। प्लेबिसिटरी का मतलब कि इन्होंने, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का बात करें, कि सीधा अपने फॉलोवर से ही डील किया, इन्होंने जो कुछ भी बोलना था अपने फॉलोवर से सीधा इंटरेक्ट किया, उनसे बातचीत कर ली। प्लेबिसाइट का मतलब आप जानते हो ना, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल जो कि स्विट्जरलैंड में काम में लिया जाता है, जिसमें यह पूछा जाता है कि भाई क्या बिल बनाना है, नहीं बनाना, आप अपनी राय दो। ठीक है, कोई भी बड़ा इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लेना हो अगर पार्लियामेंट को, तो वो जो चीजें थी वो सीधा का सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अपने फॉलोअर से पूछना शुरू कर दिया। तो उनका जो लिंक था ना वो, तो इससे क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल डाइल्यूजन हुआ बहुत ज्यादा। तो प्लेबिसेटरी 1, और यहां पर एग्जांपल दिया जा रहा है कि मैक्स वेबर, उनके हिसाब से पर्सनैलिटी दी जाती है बहुत 3-4 तरीके की, उनमें से एक है कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। करिश्माई जो व्यक्तित्व होता है ना वो, बोले डोनाल्ड ट्रंप के पास में ये चीज थी कि उनकी पर्सनैलिटी से इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता था लोगों के दिमाग पर। तो एक दूसरी वजह रही ये डेमोक्रेसी के क्राइसिस में आने की। तीसरी वजह जो है वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का इलनेस से ग्रसित होना, बीमार होना। देखो, जब डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो 3 पिलर बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, एक तो जुडिशरी, एक लेजिस्लेचर और एक एग्जीक्यूटिव। ये तीनों के तीनों चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। इन तीनों इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं डाइल्यूजन देखा गया है, इसकी वजह से भी अमेरिकन डेमोक्रेसी है वो क्राइसिस का सामना कर रही है। फिर बात आ जाता है चौथा पॉइंट ये आ जाता है कि भाई एलीट ने कैप्चर कर लिया है। जितना कुछ भी अमेरिका में काम हो रहा था ना, उसमें आप देखोगे इनइक्वालिटी बहुत बड़ी, इनइक्वालिटी के बेसिस पे आप देखोगे जो एलीट क्लास थी ना, एलीट क्लास ने कैप्चर कर लिया पूरी पावर्स को।
अब देखो, एलीट क्लास जो पैसे वाले बर्जुआ क्लास जिनको बोला जाता है, अगर अपनी कैप्चरिंग कर लेंगे तो वही बात है, जो नॉन एलीट्स हैं उनको तो फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है बड़ी काम की बताई जा रही है कि एलीट कैप्चर हो गया, एलीट कैप्चर हो गया। दूसरा, पांचवा जो पॉइंट है वो है लगातार इनइक्वालिटीज का बढ़ना। वाइट और ब्लैक्स के बीच में जो गैप है वो फिर से राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि वाइट्स के लिए ही अमेरिका है, अमेरिका चलेगा ही वाइट सुप्रीमेसी की बेसिस पे। तो वो जो गैप है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक था। तो ये 5 पॉइंट यहां पे मेनली बताए जा रहे हैं। बाकी तो चीजें क्या है, पॉलिटिक्स जो है वो अमेरिका की एग्जाम्पल दे दे के बता रहे हैं, बट ये 5 पॉइंट हमें डेमोक्रेसी के डाइल्यूजन के लिए कहीं ना कहीं लिखने को मिल सकते हैं। हमें डेमोक्रेसी पे जब भी मौका मिले जरूर लिखने हैं ये 5 पॉइंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है द ओपन क्लासरूम। आर्टिकल लिखा हुआ है अरविंद गुप्ता जी के द्वारा। देखो, स्कूल इंस्टीट्यूशन का क्रिटिसिज्म आज नहीं हमेशा से होता रहा है। जैसे कि एजुकेशन थ्योरिस्ट हैं जिन एक का नाम है एवर्ट रेमर, ठीक है, एवर्ट रेमर, जिन्होंने स्कूल इज डेड नाम से अपना खुद का एक नॉवेल लिख दिया था 1960 में। ऐसे ही डेंजर स्कूल एक क्लासिकल पब्लिकेशन था जो कि ब्राजीलियन एजुकेटर जिनका नाम था पाउलो फेरेर, उन्होंने अपनी 1970 के टाइम पे ये बुक लिखी थी। तो आप कह सकते हो कि कितना एक्सपर्ट जो है वो स्कूल्स को कितना क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि स्कूल जो है वो एक इस तरीके का माहौल है, एक पिंजरा है जिसमें बच्चों को डाल दिया जाता है और उस पिंजरे में एक एलियन कैरिकुलम होता है जो कि एक्सपर्ट्स, कहीं एक मान लो कि दिल्ली में बैठ के एक्सपर्ट्स ने कैरिकुलम बना दिया कि बच्चों को कैसा सोचना चाहिए और वो सोचने के लिए उनको ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है। तो स्कूलों को जेल भी बताया जा रहा है, ठीक है, जहां पर बेचारे बच्चों का गला दबा दिया जाता है एक तरीके से कि भैया आपको करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात करें, आज स्कूल्स का प्राइवेटाइजेशन, कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस घुस रहे हैं। वो किस लिए है जी? वो पैसा कमाने के लिए। तो आपने एजुकेशन को पैसा कमाने का बना दिया। ये तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्राइसिस का देख सकते हो कि जहां पर एक गरीब बच्चे को अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की मिलनी चाहिए वो तो फिर एक्सेसिबिलिटी नहीं रख पाएगा। रही सही में जो सरकारें हैं वो लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा राइटर जो है वो आगे बताना चाह रहे हैं कि बहुत से ऐसे स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने फ्री एजुकेशन देने के लिए हमेशा से प्रमोशन किया है, फ्री स्कूलिंग के लिए। जैसे कि रशियन नॉवेलिस्ट जिनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय, गांधी जी और इनकी बहुत बनती थी, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय की इनकी। तो लियो टॉल्स्टॉय ने गरीब बच्चे जो कि पीजेंट के थे उनको पढ़ाने के लिए अपनी स्कूल खोली जिसका नाम था यासनाया पोलयाना, ठीक है, यासनाया पोलयाना, जहां पर बिना कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल के कोई भी कभी भी आकर के पढ़ सकता था। इसी तरीके से मारिया मोंटेसोरी, ये इटालियन फर्स्ट वुमेन थी जो कि डॉक्टर बनी थी। इन्होंने भी अपने हिसाब से एक मतलब सिस्टम ऐसा बनाया जहां पर बच्चे जो हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकें। इन्होंने भी फ्रीडम और चॉइस को अलाउ किया कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, कब पढ़ना चाहता है, एक एक चीज़ उनको फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। टैगोर के जो क्रिटिक हैं, उन्होंने, अब वो कहीं ना कहीं रोट लर्निंग के लिए बोलते हैं, ठीक है, कि जो पैरेट ट्रेनिंग होती है, तोते को जैसे रटा दिया जाता है वैसे ही। बट आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि हमें प्रोमोट करने की ज़रूरत है ऐसी स्कूलिंग की जहाँ पर बच्चा मन में आए वो पढ़ सके, मन में आए जो सीख सके। कम्युनिटी बेसिस पार्टिसिपेशन यहाँ पर होने की ज़रूरत। देखो एग्जांपल आप 1 या 2 उठा लो, ज़्यादा मत लो इनमें से, क्योंकि राइटर ने तो अपनी तरफ से पूरा अपना एक्सपीरियंस खोल दिया, पर हमें तो जनरल चीज़ पिक करनी है ना। अब बात आ जाती है कि इंडिया में ऐसा कहाँ, आप गवर्नमेंट ने दिल्ली में जो चमत्कार किया है वो समझ गए, जिसमें आज आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव देखा जा रहा है। टॉयलेट ही नहीं, केवल स्टिंक की जो बदबू मारते हुए टॉयलेट है उन्हीं को इंप्रूव नहीं किया है। टीचर की डिग्निटी देखो, आप देखो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को बनाना और एक तरीके से एनजीओज को इन्वॉल्व करना, जिसके बेसिस पे आज आप देखोगे 2015 में केवल 17,000 क्लासरूम हुआ करते थे, वो आज दिल्ली में बढ़कर के 36,000 क्लासरूम होने वाले हैं। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर भी रही है, वहां पे रिजल्ट्स देखो अब की बार, ठीक है। इसी तरीके से
इंडिया की अगर बात करें हम हॉलिस्टिकली, तो 1966 में जो कोठारी एजुकेशन कमीशन आया था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई आप एक इस तरीके की कॉमन स्कूल सिस्टम को प्रमोट करो जिसमें कि कोई भी बच्चा, चाहे कोई सी कास्ट से, कोई से रिलीजन से, कोई से सेक्शन से बिलोंग करे, वो आकर के पढ़ ले। उसके ऊपर कोई इम्पेडिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी उसके ऊपर रोक नहीं लगनी चाहिए। देखो, स्कूल में जाने से पहले सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखनी चाहिए। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कोठारी एजुकेशन कमीशन ने अपनी तरफ से रिकमेंड भी किया था, बट वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। इससे क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में जो डिवीज़न है वो कम हो सकता था, बट अभी भी वही बात है। अब तो प्राइवेटाइजेशन और हो रहा है, फीस ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब जो बच्चे कोविड-19 की वजह से क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, जिनके घरों में माँ बाप जॉब खो चुके हैं, जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों से विड्रॉ करवा करके गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन करा दिया, जिन लोगों का इतना मतलब हाल है कि वो हैंड टू माउथ हो गए सारे के सारे, कि उनके पास में खाने के लिए पैसा तक नहीं है, तो आप कैसे काम चलाओगे? आज गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। तो क्या गवर्नमेंट को ये पता नहीं है अमेरिका, इंग्लैंड और जापान, फिनलैंड जैसे कंट्रीज में, जो कि मोस्ट एडवांस कंट्रीज है, जहाँ की एजुकेशन को सलाम करते हैं लोग, वहाँ पर सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। ये सीखने की ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ पर डिजिटल डिवाइड के बारे में हमने देखा, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ये कितना ज़्यादा प्रेवलेंट हुई कोविड-19 की वजह से। एक जो इनइक्वालिटी है रिच और पुअर के बीच में, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस चीज़ को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसमें भी कितना डिजिटल डिवाइड देखा जा रहा है। देखो, इस तरीके के सिनेरियो में आप देख सकते हो कि हम नेबरहुड लर्निंग स्पेस का एक आइडिया यूज़ कर सकते हैं। नेबरहुड लर्निंग स्पेस का मतलब, मान लो कोई सिटी है, सिटी में बहुत सारी कम्युनिटी है, जैसे कोई कॉलोनी ही आपकी, तो कॉलोनी में ज़रूर कम्युनिटी हॉल होगा, तो वहाँ पर क्यों ना फिर सब लोगों को बुलाया जाए और जो भी अपना कुछ एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस है, वो डिलीवर करे सबको। उससे क्या होगा, बच्चा क्रिएटिवली सीख पाएगा। वही बात एक्सपर्ट्स ने जो एक जेल बना दी, उस जेल में ना बिठा करके उनको ओपन अप कर देना चाहिए। टाउन हो, विलेजेस हो, सिटीज़ हो, हर एक जगह पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो नेबरहुड लर्निंग स्पेस का आइडिया बड़ा अच्छा दे रहे हैं, और इसी के बेसिस पे स्कूल्स को भी अब री इमेजिन करने का टाइम आ गया है। देखो, लार्ज हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर कम्युनिटी हॉल होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया बातों बातों में पहले ही, ठीक है। तो उनको एक्टिविटीज सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। 1960 का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। 1960s में इंग्लैंड में बहुत सारी कम्युनिटी कॉलेजेस हुआ करती थी, ठीक है। वहाँ पर स्किल प्रोवाइड की जाती थी यूथ को, स्टूडेंट्स को। वहाँ पर वो लर्न करते थे स्किल को, और सब्जेक्ट जो इनकी इच्छा होती थी उसको वो ज्वाइन कर सकते थे। वहाँ पर कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना कोई कोर्स ऐसा था कि हाँ भाई आपको ये कोर्स मिलेगा तो ये सर्टिफिकेशन मिलेगा। नहीं, आप सब कुछ सीखो, चाहे वो हाइकू सीखो, चाइनीज़ आर्ट सीखो, लाइमरिक राइटिंग सीखो, पोट्री के बारे में सीखो, बाइसिकल रिपेयर के बारे में देखो, हर एक चीज़ सिखाई जाती थी वहाँ पर। कहने का मतलब कम्युनिटी लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट किया गया। आज हमारे यहाँ पर बीएड डिग्री ले ली जाती है टीचर्स के द्वारा, और फिर वो पढ़ा देते हैं जा करके। तो आप एक चीज़ बताओ, बीएड डिग्री वाले से ज़्यादा अच्छा क्या कोई वो नहीं सिखा सकता जिसके पास में कुछ प्रोफेशनल ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस हो, जो अभी रिटायर हुआ है? तो क्यों ना उसके एक्सपीरियंस को यूज़ किया जाए। तो गवर्नमेंट को अभी पोस्ट पेंडेमिक अगर कुछ एक्सपीरियंस को अगर अप्लाई करना है, तो हमारी स्कूल्स में क्या करना चाहिए? नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो, स्कूल को वेलकमिंग बनाओ, टॉयलेट क्लीन करो, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी। आप देखो टिंकरिंग लैब, जहाँ पर बच्चे कुछ सीखें, अपने खेल खेल में सीखने, इस तरीके की लैब होनी चाहिए जहाँ पर वो इनोवेशन भी लगा सके अपने दिमाग का। प्लेग्राउंड्स हैं, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो। नंबर 2, लर्निंग को फन बनाओ। एक सेग्रीगेटेड चिल्ड्रन के तौर, ये ऐसा नहीं कि हाँ क्लास 6 में पढ़ने वाले, मतलब क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे एक जगह पे बैठे, ऐसा नहीं। देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो वाकई में बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं, तो उनको क्यों ना फिर क्लास 6 की बजाय 7वीं की क्लास के सब्जेक्ट हैं वो पढ़ा दिए जाएं। और जो लोग 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, तो उनको 5th क्लास की मैथ्स ये पढ़ा दी जाए। तो इस तरीके से जो चैंपियंस हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए कि वो अपने स्पेस को अपने हिसाब से यूटिलाइज करें, ठीक है। तो लर्निंग को फन बनाओ, राइट। इसमें तीसरा जो सजेशन देना चाह रहे हैं राइटर, वो दे रहे हैं कि जो चैंपियंस हैं, हीरोज़ हैं, गवर्नमेंट सिस्टम में भी देखो बहुत सारे टीचर्स हैं, वो बहुत शानदार हैं। उन टीचर्स को भी एनकरेज करो, उनको आगे लेकर के आओ, ठीक है।
कोई जरूरी थोड़ा ना कि कैश इंसेंटिव ही दिया जाए, उनको और तरीके से भी इनोवेटिव वे में भी उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो वो जो क्वालिटी टीचर्स हैं उनको प्रमोट करो। चौथा है कि एनजीओज जो हैं उनको आप इन्वॉल्व करो, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि एनजीओज जो हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास फंडिंग भी आती है। आप देखोगे लगभग पेंडेमिक के टाइम पे 1.5 मिलियन पीपल जो हैं वो archive.org एक वेबसाइट है जिस पर हर दिन लगभग 15 करोड़ लोग, आप सोचो, ठीक है, एक सेकंड, 15 लाख लोग, ठीक है, लगभग 15 लाख लोग हर दिन archive.org, जहां पर फ्री डाउनलोड किया जा सकता है बहुत सारी बुक्स को। तो इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म बनाओ जिससे कि लोगों को फ्री एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की जा सके। तो गवर्नमेंट ने, अभी हमने देखा था कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाला, जो कि साइंटिफिक जर्नल्स के लिए गवर्नमेंट खुद ही सब्सक्रिप्शन ले लेगी, जिससे कि जो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगे सब्सक्रिप्शन को, इंटरनेशनल जर्नल्स को, तो उनको भी कहीं ना कहीं पेपर्स को स्टडी करने का मौका मिलेगा। तो ये सही दिशा में पहला कदम है, गवर्नमेंट का अच्छा कदम है। तो हमें ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड्स आते हैं, अलग अलग क्लास, कास्ट, रिलीजन, एबिलिटी, वो एक साथ बैठ करके कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकें। डेविड हॉर्बर की नीलबाग स्कूल है कोलर, कर्नाटका में। ये अच्छा एग्जाम्पल है, कोट करना कभी भी एग्जाम एजुकेशन के बारे में बात है तो वहाँ पर जो बच्चा है ना, वो अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से कहीं पर भी बैठ के सीख सकता है। एक बच्चा 5वीं क्लास की तेलुगु की क्लास में बैठ करके सीख सकता है, तो वही बच्चा क्लास 3rd में बैठ करके इंग्लिश भी सीख सकता है, और वही बच्चा क्लास 7th में बैठ करके मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी सीख सकता है। तो ये देखो आप किस तरीके से बच्चे अपने खुद के स्पेस में सीख रहे हैं। वहाँ पर किसकी स्कूल है? डेविड हॉर्बर की। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर अलाउ करनी चाहिए। इससे क्या होगा, सब लोग अपने हिसाब से, अपने स्किल और अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से एजुकेशन गेन करेंगे और ग्रोथ रजिस्टर करेंगे अपनी खुद की लाइफ में। ठीक है, तो कोऑपरेशन लाने की ज़रूरत है, कंपैशन लाने की ज़रूरत है, ग्रुप वर्क जो एक टीम वर्क होता है उसको करने की ज़रूरत है, ह्यूमन डिग्निटी को हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है, तो प्लूरलिटी ऑफ ओपिनियन को भी हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं किसी पे थोपो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।